हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। और आज के इस पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इट मींस दैट कि इसके पहले मैं मोशन का टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके 10 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखिए। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। इसी वजह से मैं आपके सामने ये पूरे के पूरे सेशंस को लेके आ रहा हूं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं टॉपिक वाइज जो भी आपके फिजिक्स के टॉपिक्स थे, जैसे हमने जो भी पढ़ा था, ठीक है, उस टॉपिक पे जो भी चीजें आपने सीखी थी उस टॉपिक को हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। और आज उसी का पार्ट सेकंड चलने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन, हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड हुई हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लासेस क्या हुई हैं, शेड्यूल्ड हुई हैं। तो उसकी वजह से मैं आपको प्लानिंग बता देना चाहता हूं कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, देखो मंडे, उसके बाद ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये 3 दिन आपकी जो क्लास है वो फिजिक्स की, या जो भी चीज इसके पहले मैं जिसके कंटेंट में पढ़ा चुका हूं उन कंटेंट के प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। क्या चलेंगे? प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, ठीक है। और बाकी के 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे, इनके जो चलेंगे, इसमें मैं जो आपकी केमिस्ट्री है उसको कंटिन्यू करूंगा। केमिस्ट्री के जो कंटेंट होंगे उसको कंटिन्यू करूंगा मैं इन दोनों के दिनों में, ठीक है। केमिस्ट्री के कंटेंट जितने होंगे थर्सडे और फ्राइडे को मैं इनको कंप्लीट करूंगा, यानी कंटेंट को कंटिन्यू करूंगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए पूरा का पूरा सेशन। तो जैसा कि आज हमारा ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद हमारा क्या आएगा? वेंसडे, यानी कल भी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारा जब तक एग्जाम होगा मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये सारी की सारी चीजें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा कि हमारे सामने आ गया है हमारी स्क्रीन, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सिलेबस, तो मैं हर चीजों में आपको सिलेबस दिखाना रहता हूँ। जस्ट जस्ट 1 मिनट, सॉरी टू दिस। एक मिनट, हाँ, गुड, हाँ। तो मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आपके सामने आ गया है ये। और इसमें सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो आप इस नंबर पे अपने नाम को और पोस्ट को मैसेज कर सकते हो। और ये नंबर है अंकित सर का। तो 8638008832 पे आप अपना नेम एंड पोस्ट, जैसे आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या टीजीटी के लिए, इसको आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग मैटर का चैप्टर वहां पे पढ़ रहे हैं जिसमें हमने गैसेस एंड लिक्विड को भी पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। मैटर पढ़ रहे हैं जिसमें 2 से 3 क्लास और बाकी है, ये पूरा मैटर खत्म हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटम के बारे में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, इसलिए 3 दिन इसकी प्रैक्टिस सेशन चल रही है। मैं 3 दिन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि पिछले टाइम पे ना 10 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। सो दैट्स वाई मैं 10 क्वेश्चन के लिए काफी टाइम दे रहा हूँ 5 दिनों में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट जो हमारे सामने आ रही है चीजें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और जितने बच्चे कह रहे थे ना सर हिंदी में दे दीजिए, तो हिंदी भी आपके लिए आ गई है। ध्यान से देखिएगा और उसको समझिए, ठीक है। तो आपके सामने क्या दिया गया है? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसा हिंदी में लिखा गया है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी के विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा, या कह सकते हो दूरी और विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा। यानी दूरी और बटे विस्थापन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन। और इसी को इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये बात की जा रही है कि इनका जो अनुपात होगा वो कितना होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से सुनो, कितना होगा, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बस है हमारी, ठीक है। वो क्या हो रही है? वो मूव कर रही है कितने स्पीड से? तो आपके किसी भी स्पीड से मूव कर रही है अगर वो बस, और वो चल रही है, तो आप समझो कि ये बस क्या जाएगी, अगर ऐसे चल रही है और फिर ये सीधा सीधा चल रही है, तो जितनी दूरी होगी उतना ही विस्थापन होगा। कंडीशन बता रहा हूं, पहली कंडीशन है कि अगर ये बस किसमें चल रही है, एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही है। किसमें चल रही है? एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही है।
तो जितनी ये किसी भी टाइम पे मान लो 10 सेकंड में ये डी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये पहले कहां थी? ए पे, अभी कहां है? बी पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप देखो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इसकी दूरी डी है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? डी ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इनिशियल पॉइंट ये और ये स्ट्रेट पाथ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेट पाथ में जो चीजें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होती हैं। इट मींस दैट कि अगर पाथ हमारा क्या है? स्ट्रेट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा या कह सकते हैं जो रेशियो आएगा वो दोनों सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, यानी ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। चलो अगला देखते हैं। अगर हमारी दूसरी कंडीशन में, अगर दूसरी कंडीशन में पाथ हमारा जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो, मान लो ए है यहाँ पे और ये बस इस तरह से घूम घूम के यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे इसको जाना है बी पे। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, एंड हमारी डिस्टेंस क्या होगी? दूरी। अब देखो दूरी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दूरी के रिस्पेक्ट में कम होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दूरी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम होगा, यानी क्या होगा? मिनिमम होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कहां होना चाहिए? ऊपर लिखा होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहां पे क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कितना आ रहा है? वो यहां पे मिनिमम आ रहा है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और डिस्टेंस जो हमारी आ रही है वो क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम अपॉन मैक्सिमम करेंगे देन ये लेस देन 1 हो जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम में जब आप मैक्सिमम से डिवाइड करोगे तो 1 से लेस देन ही होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या मिली हमें? या तो इक्वल टू 1 हो सकती है, दूसरी क्या मिली? लेस देन 1 हो सकती है। एंड ध्यान रखना कि ये कभी कभी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे लिखा गया है यहाँ पे ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, मोर देन 1 कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, जो विस्थापन होता है दोस्तों किसी भी वस्तु का, वो उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर? जैसे देखो अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो ये बस जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही इसका विस्थापन हुआ, लेकिन अगर ये बस घूम के यहां पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो दूरी होगी, देखो एक और चीज आप नोट करो अपनी नोट्स में कि जो दूरी और विस्थापन का संबंध है वो ये है कि विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा, और दूरी विस्थापन से क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, एक या एक के एक से कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपनी अगला क्वेश्चन आ गया है। In a free fall, the velocity of a stone is increasing equally and equal intervals of time under the effect of gravitational force of the earth. Then what can you say about the motion of this stone, whether the stone is having, ध्यान से समझिएगा, एक स्वतंत्र गिरावट में एक पत्थर का वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के बराबर समय के बराबर आयन बराबर बढ़ रहा है। ये सब चीजों में सोचो, छोड़ो ये सब चीजें। एक क्या हो रहा है कि एक पत्थर है, एक स्टोन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? चुपचाप नीचे गिर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसका जो वेग होगा वो भी क्या होगा? यानी वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तभी तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिए, बिकॉज मास तो सेम होगा, हर पॉइंट पे मास सेम होगा। ठीक है, अब कहा क्या है कि आपको क्या बताना, इस पत्थर के मोशन के बारे में आप क्या कहोगे? अगर उसमें क्या दिया गया? वेदर, अब चाहे पत्थर हो चाहे किस तरह से हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन तो कभी होगा ही नहीं, ये कैंसिल, कांस्टेंट स्पीड में भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो पत्थर चलेगा वो किस तरह से चलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है देन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट?
वेलोसिटी डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में होगा। जैसे आप अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिखते हो देन v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में त्वरण तभी बढ़ सकता है जब ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा हो। तो देखो यहाँ पे त्वरण क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी ये बढ़ रही है। और जब बढ़ रही है दोस्तों, तो इसी कंडीशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। जब वेलोसिटी बढ़े ना, तो आप सोचो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में वो चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हमारी कार की स्पीड है वो कितनी है, तो हम लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, जब भी माइनस एक्सेलरेशन में लिखा रहे तो रिटार्डेशन होता है, नॉट एक्सेलरेशन, ठीक है। बट हम एक्सेलरेशन ही लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और किसके साथ, माइनस के साथ। अच्छा देखो ये किसमें है, किलोमीटर में। कल ही मैंने आपको बताया था ये मीटर पर सेकंड में जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो 90। अच्छा छोटी वैल्यू में जा रहे हैं इसलिए हम 5 ऊपर रखेंगे और 18 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। छोटी वैल्यू मींस किलोमीटर से मीटर में। तो 18 पच्चे 90, या कह सकते हो 18 5 जा 90, देन 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो फाइनली स्पीड या वेलोसिटी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। सॉरी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, बिकॉज ये लास्ट में क्या हो रहा है, रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, यानी 0 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कितनी दूर जाएगा। तो अब आप बताओ, आपको इक्वेशन बताए गए थे वेलोसिटी के 3, कौन कौन से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर क्या बताया गया था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर क्या बताया गया था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीनों वैल्यू कहाँ पे आपको दिख रही है, आपको क्या फाइंड करना है, यस की फाइंड करना है। ये देखो ये 4 वैल्यू हैं और इनका रिलेशन कहाँ आपको आसानी से मिल रहा है, तो ये है वो इक्वेशन। यानी इक्वेशन नंबर 3 से हम अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, देन वी हैव इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यू स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, यानी 625। देन प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस में है तो माइनस हाफ इंटू यस, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब ये माइनस यस है ना, तो माइनस यस को इस साइड लाओ, माइनस यस को इस साइड लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस यस इज इक्वल्स टू 625 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कौन सी इसमें से केस नहीं है, किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, एक समान वृत्तीय गति का केस नहीं है। नॉट फोकस करना, नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो देखो अगर एक सूर्य है उसके चारों तरफ पृथ्वी एक समान वेग से ही गति करती है, तभी तो 365 दिन में हमारा क्या होता है, एक साल होता है। भाई देखो, अब कहोगे सर 4 साल में तो 366 दिन हो जाते हैं, तो भैया 365 कंप्लीट 1/4 ईयर होता है, 1/4 ईयर, सॉरी डेज होता है 1 ईयर में, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक में पूछ लिया जाए 1 ईयर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 364 कंप्लीट 1/4 डेज होता है। याद रखना क्या लिखा गया है, 364 1/4 डेज होता है। इसी तरह से ये जो 1/4 है, ये जब 4 टाइम्स होता है यानी 4 साल होता है तो 1 डे में कंप्लीट हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं या लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बट ध्यान दीजिए, अब पृथ्वी जो है ना वो एक समान गति से ही चक्कर लगाती है, इसलिए उसे हर साल इतना टाइम लगता है। यानी सिंपल, आपको क्या पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन में
क्या कह सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको एक चीज फिक्स रहेगी कि टाइम इंटरवल जो होगा ना वो फिक्स हो जाएगा, टाइम इंटरवल हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें टाइम इंटरवल फिक्स ही ना हो। चलो नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, मोशन ऑफ टॉय, जो खिलौना होता है, जो ट्रेन होती है खिलौने की, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो जो बच्चों का खिलौना होता है ना ट्रेन वाला, उसको जब वो ट्रेन को हम चलाते हैं तो आप देखना उस ट्रेन में भी क्या होता है, उस ट्रेन में भी एक सिंपल कह सकते हो सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होता है, जो ऐसे गोल 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 वाले सर्कल पे घूमती है। इसमें भी एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसलिए हमारा ये वाला भी ऑप्शन गलत, पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत, हमें नॉट ढूंढना है दोस्तों। देन क्या दिया गया है, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो जो मोशन होता है किसी रेसिंग कार का, अब देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेसिंग कार जो होती है वो भले ही यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है, बट रेसिंग कार जो होती है दोस्तों वो, क्योंकि रेस होती है ना, तो सब एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल सकते हैं, वहां पे रेसिंग कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, मतलब अलग अलग जितने भी लोगों की कार होगी वो अपनी एक्सेलरेट करते हैं कार को जीतने के लिए। सो दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, मोशन ऑफ आवर्स हैंड, यानी घड़ी की सुई का जो घंटे वाली सुई होती है, उसको जब वो डायल में चलती है तो ये भी एक कह सकते हो कि टाइम इंटरवल पे चलती है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो आगे पीछे चलती रहती है, वो एक टाइम इंटरवल में उतने ही डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम, हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, रेसिंग कार ही एक ऐसा केस है जो सर्कुलर मोशन में नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम कार की गति को क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं और कम करते रहते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। When a car driver traveling at a speed of 10 मीटर applies brake, देखो ध्यान ध्यान से समझो कि इसकी स्पीड कितनी है, u इजिकल्स टू 10 मीटर पर सेकंड हमें मिली है। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये रिटार्डेशन में बदल जाएगा और ये माइनस में आएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता नहीं है। ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट, यानी कि इसको फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और इसको जीरो में लाने के लिए कितने सेकंड का टाइम लग रहा है, 20 सेकंड। देन आपसे पूछा क्या है, रिटार्डेशन, वही चीज मैं आपसे बताया भी कि इसकी वैल्यू माइनस में आना मतलब रिटार्डेशन। अब बताओ कि ये चारों चीजें किस इक्वेशन में फॉलो करती हैं, तो देन वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्लियर, v की वैल्यू कितनी है, जीरो, u की वैल्यू है 10। मैंने बोला रिटार्डेशन, इट मींस दैट कि ये जो a की वैल्यू होगी वो किस में आएगी, माइनस में, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, अभी वो अपने आप आएगी। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। अब देखो ये 10 इधर कर दो तो कितने में, किस में हो गया, माइनस में। 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन आंसर कितना हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस हाफ, और माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कल हमने ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिया है, जो दिमाग लगाएगा उसका आंसर सही आएगा। क्लियर, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कभी कभी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, किसके लिए, एक घूमती बॉडी के लिए, मतलब तुम लोगों की बॉडी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी चीज इसमें से ऐसी है जो जीरो हो सकती है। अच्छा जी, चलो, तो डिस्टेंस भैया कभी जीरो नहीं होगी, एक चीज नोट कर लो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, और चूंकि स्पीड डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज डिपेंड ऑन टोटल डिस्टेंस, किस पे, डिस्टेंस पे। तो जब डिस्टेंस जीरो नहीं होगी किसी भी चीज की, मान लो तुम चल रहे हो अपने घर से गए स्कूल तक, तो क्या तुम्हारी डिस्टेंस जीरो हो सकती है, नहीं, लेकिन तुम अपने घर से गए स्कूल तक और स्कूल से वापस आ गए घर पे, ठीक है। मान लो तुम अपने घर से गए स्कूल तक, तुम अपने घर से गए कहां तक, स्कूल तक, और स्कूल से वापस कहां आ गए, ठीक है, ये स्कूल तक गए तो ये डिस्टेंस तुमने ट्रेवल की मान लो 10 किलोमीटर की, बट तुम स्कूल से फिर वापस आ गए घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो गया। अरे वाह सर जी, ये तो बड़ा आसान है, ये तो पूछ रहा है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो।
और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अगर जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब दो चीजें ऐसी हैं जो जीरो हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ किसमें दिया है, देन ए में ओनली वन है, फर्स्ट फोर ढूंढना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसे लोग गलती करते हैं, एक तो देखें, एक देखेंगे, हमारे यूपी में ठो लगा के बोला जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि एक तो देखें, तो वो लोग क्या करेंगे कि फिर दोनों को उठा के, और एक देखें कि हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो हो गया, उसको उठा के ओनली वन में रख देंगे। तो दोस्तों ऐसा काम मत करना। ये हमारे यूपी की बोली है, दो लोग यूपी से कनेक्ट होंगे उन्हें पता होगा। और अगर आप लोग कनेक्ट हो तो फटाफट एक लाइक कर दो फटाफट, अगर ये चीजें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। अच्छा, व्हाट इज मैरी गो राउंड, ब्याहे का झूला। अच्छा ऐसा नहीं होता है। देखो एक हमारा झूला होता है, ऐसे गोल गोल सा घूमता है, जिसपे बहुत सारे लोगों को चक्कर आता होगा, बहुत सारे लोगों को उल्टियां भी होती होंगी, ठीक है। तो ऐसी झूले पे बच्चे को बैठा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि जब वो बच्चा उस झूले पर बैठेगा, देखो इस पे ऐसे इस तरह से सीट होती है, और इस सीट पे इसको बैठा दिया जाता है, देन उस पे जब वो पूछेगा तो क्या करेगा। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो मैरी गो राउंड हमारा है, ये कैसे जो चल रहा है, तो एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। इट implies दैट द बॉय इज, तो जो बच्चा होगा वो किस मोशन में होगा, ध्यान से समझिएगा। अब जो बच्चा है इसके पास एक मास होगा, और जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाने की वजह से इसका मास थोड़ा सा ट्रेवल करता है। और ध्यान रखना ये कभी रेस्ट में नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि वो बच्चा रेस्ट में है, लेकिन वो कभी रेस्ट में नहीं होता है। मूविंग विथ नो मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, तो ये भी गलत है, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इन एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोशन में वो लड़का होगा, त्वरित गति में वो लड़का होगा, तभी ये मूव कर रहा है उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देन हमारे पास लिखा गया, if the displacement of an object is proportional to square of time then the object moves with। देखो यहाँ पे सीधी भाषा में लिखा गया है, अगर किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम यस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के स्क्वायर के, तो कौन सी चीज इसमें सही होगी, जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव कर रहा है। तीन ऑप्शन में आपको एक्सेलरेशन दिया गया है और एक ऑप्शन में वेलोसिटी दी गई है। देन हाउ कैन वी सॉल्व इट, देन आप बताओ एस की वैल्यू का फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट मीन्स दैट आपको पता चल रहा है कि इतनी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू कैसे नहीं होगी, देखो टाइम तो हम जीरो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम के प्रपोर्शन के इक्वल है, ठीक है। या कह सकते हो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रपोर्शन है टाइम स्क्वायर के, ठीक है। तो टाइम जीरो नहीं हो सकता, देन हम कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, देखो कैंसिल करके सिर्फ टी स्क्वायर लाना है, अब आपको कंडीशन रखनी है। देन हाफ इनटू, देखो हाफ तो हमारा कांस्टेंट है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज करेगा कौन डिस्टेंस को, तो ये एक्सेलरेशन चेंज करेगा। और एक्सेलरेशन अगर फिक्स हो जाए, माइंड इट, अगर एक्सेलरेशन फिक्स हो जाए देन सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यही कहा है कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फिक्स हो जाएगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, तभी जाके हमारे जो बॉडी है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी बॉडी का, वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, टाइम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, द इनर्सिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इनर्सिया होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं कि इनर्सिया जो होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का।
वो डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है इनर्शिया कि उसकी इनर्शिया कैसी होगी। क्लियर। और अगर यहाँ पे लिखा गया है मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे दिया गया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे दिया गया है, देन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा। लिखा गया है गतिमान पिंड की गति मापने की इकाई कौन सी होती है। अरे सॉरी, यहाँ पे लिखा गया द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंट। मोमेंट देखो, ये गूगल ट्रांसलेटर वाले ना कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे गति नहीं होती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका संवेग। संवेग होना चाहिए था। ठीक है। तो मोमेंट को मापने के लिए हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो देखो मैं आपको बताऊं, मोमेंट इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, एम वी। एम का क्या होता है यूनिट, केजी होती है। वी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। देन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अब आपके सामने एक्सरसाइज आने वाली है, जिससे बहुत ध्यान से समझिएगा और करके मुझे बताइएगा। मैं कल जो लोग सबसे पहले कमेंट में आंसर देंगे, सबसे पहला जिसका कमेंट आएगा और वो सही होगा, उसको मैं कल एज अ विनर, उसका नाम मैं आपके स्क्रीन पे, कल जब वीडियो स्टार्ट होगी तो उसका नाम उस स्क्रीन पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन, आपको इंग्लिश में समझा देता हूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए ग्राफ से कौन सी ऐसी कंडीशन है, ये चारों कंडीशन में कौन सी ऐसी कंडीशन है जब इस ग्राफ को देख करके आप ये बता सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो होता है। जब इस ग्राफ को आप देख करके ये बता सकते हो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। तो इस कंडीशन को आपको बतानी है, किस कंडीशन में इस ग्राफ का एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। और अगर आपने ये सारी चीजों को समझा अच्छे से, तो प्लीज जरूर से जरूर इस चीज को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों के पास। एंड तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।